हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 9वीं क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस है वॉल्यूम वैल्यूज़ ऑफ DRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय योजना की वैल्यूज़ क्या क्या, अंडरस्टैंडिंग द कोर वैल्यूज़ ऑफ इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन की रणनीति और कार्यान्वयन को दिशा निर्देशित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण मजबूत मूल्य होते हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, जैसे मूल्य समावेशन यानी इंक्लूजन, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी है। यह मूल्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने और कार्यक्रम की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कराने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये 3 कह रहा है कि इन तीनों के माध्यम से कैसे ग्रामीण जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है उसको सफलता मिलेगी। यही इसी बात पे हम फोकस करने वाले कि कैसे ये तीनों मिलकर जो DRLM है यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय का, उसको कैसे सफलता मिलेगी। तो पहला कह रहा है कि समावेशन के माध्यम से कैसे, यानी समावेशन कैसे वर्क करता है। तो समावेशन जो है NRLM का केंद्र है। यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी से बाहर निकालने की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे। इसका मतलब है कि समाज में सबसे हाशिए पर और सबसे कमज़ोर वर्गों को सक्रिय रूप से खोजना और उनको शामिल करना। यानी आपके समाज में, आपको पता है कि हर समाज या गांव या मोहल्ले में कुछ बहुत ही अत्यंत ही गरीब लोग होते हैं जिनके पास खाने पीने के लेकर या रहने वगैरह की बहुत जो सुविधाएं वो नहीं होती। तो कह रहा है कि उनको पहचान कर उनको, जो आपने स्वयं सहायता समूह देखा था, स्वयं सहायता समूह में या जो भी उनके माध्यम है उसमें ऐड करना और उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालना। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें समावेशन की बात की है। अब बात करते हैं सबसे गरीब पर ध्यान। NRLM की रणनीति सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता देती है। इसमें पुरानी गरीबी का इतिहास रखने वाले, सीमित संपत्ति वाले और सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का सामना करने वाले परिवार भी शामिल है। यानी मैंने आपको बताया कि ऐसे परिवार जो अत्यंत ही गरीब है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब है, आप देख के भी लगेगा कि गरीब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी होती है कि कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे परिवारों को क्या करना, उनको गरीबी रेखा से उनकी जो मूलभूत आय की व्यवस्था करना, उनके खाने पीने या उनको जो वो सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं उससे उनको बाहर निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए उनको समावेशन के माध्यम से यानी स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया जाता है। कमज़ोर समूहों को लक्षित करना, मिशन विशेष रूप से एकल महिलाओं, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और भूमिहीन मजदूरों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इन समूहों के लिए समर्पित स्वयं सहायता समूह है बनाने या सामान्य स्वयं सहायता समूह के भीतर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो है विशेष प्रावधान या प्रयास किए गए। तो समाज के ऐसे वर्ग जैसे महिला हो गई, विधवा हो गई या विकलांग व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग हो गए या भूमिहीन मजदूर हो गए, जिनके लिए खेती के लिए जो क्या है अपनी आजीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको विशेष तौर पर लक्षित किया गया है। उनको स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनके जो जीवन स्तर में सुधार करने का काम किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम को सुनिश्चित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन का यह मानना है कि इन समूहों को सशक्त बनाना उनके समग्र विकास और सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक होता है। तो सामाजिक समानता की भी बात की, आपको पता है कि समाज के कुछ वर्ग जो है इतने धनी हैं, इतने समृद्ध हैं, वही कुछ वर्ग इतने गरीब हैं, इतने अत्यंत गरीब हैं कि इन दोनों के बीच एक खाई बनी हुई है। ठीक है, जिस खाई को पाटना को खत्म करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए क्या किया, आपने देखा होगा कि आरक्षण का प्रावधान किया जाता है ताकि ऐसे वर्ग के लोगों को आरक्षण के माध्यम से उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए तथा उनकी गरीबी और उनकी जो असमानता है उसको दूर करने का काम किया जाता है। इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आरक्षण जो है गलत है और इस पर तर्क भी बहुत चलता है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना कि एक वर्ग है जिसे
हमेशा से हज़ारों सालों से सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। वहीं एक दूसरा वर्ग है जिसको जाकर आज़ादी के बाद से थोड़ी थोड़ी सुविधा मिली है, अभी भी उतनी नहीं मिली। आपने देखा होगा कि अब भी हम क्या करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, ठीक है। और जो नीची जाति के लोग हैं हम उनको बहुत ही तुच्छ मानते हैं, उनको मतलब हम तो इंसान ही नहीं समझते हैं, ठीक है ना। पहले समझा जाता था, ये तो संविधान की हमारी देन है कि आज जो उनकी कंडीशन है वो सुधरी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, उन पे फोकस, विशेष तौर पे फोकस किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट उन पे फोकस नहीं करेगी तो आपको लगता है कि समाज के लोग उन पे फोकस करेंगे उनके उत्थान के लिए? क्योंकि जो समाज हज़ारों सालों से उनके उत्थान के लिए काम नहीं कर सका वो अब क्या करेगा? वो तो खुद ही उनको कुचलने पर तुला हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पारदर्शिता के माध्यम से कैसे होता है। तो पारदर्शिता विश्वास बनाने और सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम के लाभ बिना किसी लीकेज या भ्रष्टाचार के लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे। यानी इसमें पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा कि अकाउंटिंग के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या किया जाता है, नोट वगैरह, शायद आप में नहीं है, वो एरिया कोऑर्डिनेटर में है, ओके कोई बात नहीं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे स्वयं सहायता समूह है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए क्या किया जाता है, बुक कीपिंग की जाती है, यानी बजट वगैरह बनाए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, कितना पैसा किसको खर्च किया जाएगा, ऋण वगैरह की क्या सुविधा है, यानी सारी चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है। एक उनका जो बही खाता हो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ इसके माध्यम से उनको क्या किया जाता है, जब ऋण वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, ताकि जो सुविधा है या जो लाभ है वो उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त परिवार के पास पहुँचे, ना कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए। आपको पता है कि जो भी सुविधाएं आती हैं, बीच के जो अधिकारी होते हैं जो आपके पास आते हैं, वो सारा आपका जो हक होता है वो खा के बैठ गए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको पारदर्शिता सुनिश्चित करने के काम किया जाता है। इस टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। किसी भी चीज़ में जाइएगा आप, करप्शन करप्शन करप्शन। आपको एक देख चलना होगा ना तो उसके लिए भी आपको पैसा पेड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन मैंने भी देखी, एक दो बार फेस की है कि मतलब क्या हद है इसका, ठीक है। अगला बात करते हैं खुले रिकॉर्ड की। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तर महासंघों के भीतर सभी वित्तीय लेन देन, बैठकों के कार्यान्वित और निर्णय खुले खातों में रखे जाते हैं। ये रिकॉर्ड सभी सदस्यों के लिए सुलभ बनाए जाते हैं। तो उनके रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि बही खाता के माध्यम से क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए क्या होता है कि बैठक रजिस्टर होती है, बैठक रजिस्टर में भी सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, कितना पैसा ऋण खाता होता है, ठीक है, कैश बुक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या किया जाता है, इसको रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे। अगले बात करते हैं कि जानकारी और सार्वजनिक प्रदर्शन की। तो कह रहा है कि लाभार्थियों की सूची, वितरित की गई धनराशि और ऋण चुकौती की स्थिति जैसी प्रमुख जानकारी अक्सर सामूहिक निगरानी को बढ़ावा देने और दुरुपयोग को रोकने के लिए गांव में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है। यानी ये खुला होता है कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया है और कितने सालों के लिए या कितने महीनों के लिए लिया है। ये सारी जानकारी क्या होती है, वो साझा होती है ताकि किसी के भी मन में किसी भी तरह का डाउट उत्पन्न ना हो कि उसको कैसे पैसे मिल गए या इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, ठीक है। अगला बात करते हैं सहभागिता ऑडिट। सामुदायिक संस्थाओं ने अपने वित्तीय और परिचालन मार्गदर्शन की समीक्षा करने के लिए सामाजिक ऑडिट और आंतरिक ऑडिट करती हैं। यह सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सदस्यों को पता हो कि निधियों का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और वे अपने नेताओं को जवाबदेह ठहरा सकें। तो सामाजिक ऑडिट का मतलब है कि वही सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखना, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग करना, यही सामाजिक ऑडिट होता है, या कहें कि सोशल ऑडिट होता है, ताकि जो भी जवाब देता है, मान लीजिए ऐसे अगर ऑडिटिंग नहीं की जाएगी, रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, तो आपको भी पता है कोई घपला कर सकता है, ठीक है। पैसे की बात होती है वहाँ पे, आप जानते हैं कि सारी चीज़ें जो होते हैं, सारा ईमान धर्म लोगों का खो जाता है, ठीक है। जैसे ही पैसे की बात आई, सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती हैं। तो जब तक रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है या क्या होगा। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग रखना ज़रूरी होता है, या रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी होता है कि पैसा कहाँ आया, कहाँ पे खर्च किया गया, किसको दिया गया और कितना खर्च किया गया, क्यों ऋण क्यों दिया गया, कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया गया, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि जवाबदेहिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी हितधारक सामुदायिक संस्थानों से लेकर मिशन के कर्मचारियों तक अपने
कार्यों का प्रतिबद्धताओं के साथ जिम्मेदार हो, यानी सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका जिम्मेदार जो होता है कि अध्यक्ष वगैरह हो गए या सदस्य जो होते हैं या स्वयं सहायता के जो समूह के जो लोग होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बात करें तो जमीनी स्तर पर प्रत्येक स्वयं सहायता समूह सदस्य पर ऋण चुकाने और बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सामूहिक के प्रति जवाबदेह है। समूह में बदलाव में अपने प्रदर्शन के लिए बड़े संघ यानी वीओज और CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो आपको पता है कि उसमें पंचसूत्र होता है स्वयं सहायता समूह में, उसमें नियमित बैठक भी एक उसका हिस्सा है और सक्रिय रूप से सभी लोगों को भाग लेना पड़ता है। और अगर कोई ऋण लेता है, अगर चुकाने में असमर्थ होता है स्वयं सहायता समूह में, तो स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य मिलकर उस ऋण को चुकाते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक जिम्मेदारी उनकी होती है ताकि रिकॉर्ड जो हो वो खराब ना हो। बात करते हैं कर्मचारियों से समुदाय तक, तो ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन इकाई और उच्च स्तरीय इकाइयों के कर्मचारियों उस समुदाय के प्रति जवाबदेह हैं जिससे वे सेवा करते हैं। उनके प्रदर्शन को उनके द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों की प्रगति से मापा जाता है। उनमें समुदाय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने और समय पर सहायता प्रदान करने की समीक्षा अपेक्षा की जाती है। यानी जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, चाहे वो ब्लॉक परियोजना के स्तर पर हो या राज्य परियोजना के स्तर पर हो, उनको सभी को क्या किया जाता है, जवाबदेह ठहराया जाता है, सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है और सभी के जो कार्य होते हैं उसमें डिवाइड होता है और सभी की जो अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं उसमें सामूहिक रूप से निर्वाह करने की बात की जाती है। ठीक है, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं वो सभी की पूरी हो सके। अगला कह रहा है कि समुदाय से स्वयं तक, सामुदायिक संस्था जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीओज और क्लस्टर लेवल फेडरेशन अपनी लोकतांत्रिक शासन संरचनाओं के माध्यम से स्वयं को जवाबदेह ठहराते हैं। निर्णय आम सहमति बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाते हैं और नेताओं को पारदर्शी चुनाव के माध्यम से चुना और घुमाया जाता है और यह आंतरिक जवाबदेही की स्थिति की कुंजी होती है। तो ये स्वयं सहायता समूह आपको पता है कि स्वयं के स्वयं जो संस्था के सदस्य होते हैं, यानी जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं, वो सामूहिक निर्णय लेने का काम करते हैं। और जो जिस चीज़ में भी सामूहिक निर्णय लिया जाता है वही क्या होता है कि लोकतंत्र का प्रतीक होता है। उन्हीं में से लोगों में से किसी को चुना जाएगा कि वो व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है ना, आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह में लोग होते हैं हाशिए वर्ग के होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं। तो उसी में से अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा जानकार है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो उसको क्या किया जाता है कि अन्य जो जिम्मेदारियाँ होती है लिखने पढ़ने की या कागज़ वगैरह की, जो डाटा वगैरह एंट्री वगैरह करनी होती है बुक कीपिंग में, तो उसकी जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। ठीक है, ताकि जो संस्था की चीज़ें हैं वो अच्छे से चल सके। तो चूंकि इसका जो स्वरूप होता है वो लोकतांत्रिक होता है, सभी की भूमिका समान होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसमें छोटा या बड़ा है। ठीक है, तो इन सभी तीनों तरीकों के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो DRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो गरीबी उन्मूलन का इसका जो लक्ष्य है उसको पाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।